जो ये अब काफी देर से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, तो अब इक्विटी में जैसे हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो काफी लोग हैं जो रिस्क फ्री करना चाहते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। अब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आगे वैसे उसके? जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, एनसीडी हो गए, एफडी हो गया। ये तीन इंस्ट्रूमेंट हो गए। बॉन्ड्स मतलब हो गए आपके मार्केट लिंक्ड हो गए, ज्यादा फिक्स भी रहते हैं वैसे भी रहते हैं। एनसीडी क्या आगे फुल फॉर्म? नॉन कन्वर्टेबल डेट। नॉन कन्वर्टेबल डेट हो गया, ठीक। एफडी हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट, नॉर्मली बैंक्स वगैरह जो ऑफर करते हैं। अब इनमें डिफरेंस की बात करें तो जो मेरे को समझ है वो ये आ गया कि बॉन्ड्स नॉर्मली गवर्नमेंट की ऑफर्स होती है, उसमें भी फिक्स रहता है, और बट वो हो जाता है उसमें इंटरेस्ट रेट इतना हाई नहीं होता। और एफडी जो होती है वो बैंक्स जैसे ऑफर कर रहे होते हैं, एफडी का रेट जब आप लेने लगे उस वक्त आपको क्लियर करके बता देते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल, उसके हिसाब से उसका रेट मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 7.5% तक का चल रहा है। हाँ मतलब कि जो बॉन्ड्स का रेट है वो इन कंपैरेटिव एफडी का रेट ज्यादा है। एफडी का रेट बॉन्ड से ज्यादा रहता है, और एनसीडी तो इन दोनों से हायर हमें ऑफर करते हैं। एनसीडी का जो रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो मैक्सिमम रहता है इन दोनों के कंपैरिजन। तो अगर सिंपलर फॉर्म में कहें तो बॉन्ड्स जो हम ऐसे इक्विटी बाय करते हैं हम, उसमें हम कंपनी के इन्वेस्टर्स बन गए, हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर हम लायबल है उसके प्रॉफिट में भी और उसके लॉस में भी। अगर लॉस होता है तो हमारा इक्विटी का रेट कम भी हो सकता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसका रेट ज्यादा हो सकता है। आप वैसे ही अपना आप इनकम जनरेट कर सकते हो। एफडी के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, एफडी के अंदर आपको फिक्स मिल रहा है। और एनसीडी में हम क्या हो गए, हम लोन गिवर्स हो गए, हमने लेंडिंग की हुई है कंपनी के अंदर, हमने कंपनी को पैसे दिए हैं, जब हम वो पैसे देते हैं तो एक फिक्स उन्होंने निकाला होता है कि 1 साल के लिए आपको 8% 9% देंगे, 3 साल के लिए आप कर रहे हैं तो 10% तक भी उसमें कुछ में मिल जाता है, और कुछ तो अनसिक्योर्ड होती है एनसीडीज, तो अनसिक्योर्ड एनसीडीज में तो 13% भी मिल जाता है। हाई रिटर्न जितना अनसिक्योर्ड होगा तो उतना रिटर्न। तो ये जो क्रिजल रेटिंग होती है, इससे हमें अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड का थोड़ा अंदाजा तो लग जाता है। हाँ मतलब कि वो बेसिकली जो रेटिंग्स होती है कि उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए कंपनी की कितनी वर्थनेस है कि वो रिटर्न कर पाएगी। तो जो ट्रिपल ए लिखा होता है इसका मतलब वो सबसे ज्यादा क्रेडिट रेटिंग होगी। अच्छी रेटिंग होगी। ए प्लस हो गया, ए प्लस भी ओके है। अगर माइनस ए में आ जाती है तो फिर वो रिस्की हो गई। थोड़ा कह सकते हो कि डाउटफुल थोड़ा। एनसीडी में रिस्क फैक्टर तो एक ही है, मतलब आपको वो कंपनी ने फिक्स किया हुआ है, आपने जो उसमें पैसे दिए हुए हैं उसके बदले में वो आपको इतना रिटर्न देने वाली है रिस्क फ्री है। रिस्क उसमें अनसिक्योर्ड है जैसे, तो रिस्क एक ही है कि अगर कंपनी ही डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है। बट जब हम आप रेटिंग चेक कर लेते हो, ट्रिपल ए रेटिंग की आपकी कंपनी का, जैसे मुथूट का आया हुआ था, मुथूट का बहुत अच्छा नाम था, श्रीराम फाइनेंस का भी आया हुआ था, तो उनका भी काफी अच्छा नाम था, उनकी जो रेटिंग डबल ए ट्रिपल ए में आ रही थी, तो उनका तो सिक्योर्ड हुआ, और वो रिटर्न भी उन्होंने अराउंड 10% दी थी ना। तो फिर एनसीडी इनकी कंपनीज को अगर देख के किया जाए तो ये एज कम्पेयर बाकियों से अच्छा है। और अगर हम उनकी बात करें जो आपके सीनियर सिटीजन आ गए, सीनियर सिटीजन तो एफडी में भी आधा परसेंट 1% कुछ फालतू मिलता है, तो उनके लिए एफडी ठीक है, एनसीडी ठीक है। एनसीडी ज्यादा बेटर है अगर देखा जाए तो, मगर रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो एनसीडी ज्यादा बेटर है, मगर सिक्योरिटी के पर्पज से देखा जाए तो अगर वो एफडी ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर एनसीडी अगर सिक्योर्ड है तो फिर एनसीडी उनके लिए ज्यादा बेटर है। तो सिक्योर्ड एनसीडी मेरे हिसाब से 10% तक तो देती ही है। हाँ मतलब इतना तो मोर रहता ही होगा। और मैं पढ़ रहा था ऐसा होता है ना कि एनसीडी जो है वो आपको मंथली भी विड्रॉल देती है। मतलब कि वो मैच्योरिटी बेस भी होता है और मतलब पीरियड बेस भी होता है कि आप जैसे आपने लॉन्गर एनसीडी ले ली 48 मंथ्स की ले ली, तो आपको मंथली बेस पे वो रिटर्न दे रही है कि अगर आप चाहते हो तो क्वार्टरली मंथली। और अगर मोटा पैसा अमीर लोग हो आप तो आपको 20-30 लाख है अगर आपके पास, आप एनसीडी में लगाते हो और आपको 10% रिटर्न पे ले लेते हो, आपको मंथली रिटर्न आ जाएगा, तो वो क्लोज से 30 लाख पे राउंड अबाउट 10% देखे तो 3 लाख बैठा। तो मंथ वाइज पे अगर आप ले लेते हो तो आपको तकरीबन नहीं 22-23 हजार 25 हजार के करीब आप बैठ गए। तो फिर एज कम्पेयर बाकी इंस्ट्रूमेंट से वो अच्छा है। और जैसे पोर्टफोलियो जब बनाते हैं आप, पोर्टफोलियो जैसे जितने भी डेवलप करते हैं, तो उसको इक्विटी अगर आप बाय करते हो तो आपको एनसीडी भी 10 से 15% जरूर होनी चाहिए फिर आपके पोर्टफोलियो में। हाँ होनी चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट एक जैसे तो रहता नहीं, कभी अप है कभी डाउन है। तो जैसे मार्केट रैली कर रहा था तो हमें पोर्टफोलियो में स्टॉक रहना बेटर है, मुझे जब मार्केट साइडवेज है मतलब कि कुछ अनसर्टेनिटीज है तो उस केस में हमारे पास एनसीडी लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ तो रिटर्न मिलेगा ही। ठीक है। एक मैं इसका वो पढ़ रहा था टैक्स रिटर्न्स के बारे में,
तो जैसे बॉन्ड जो इक्विटी का तो जैसे रहता है, जैसे आपने शॉर्ट टर्म हो गया, एक तो हो गया ना इंट्राडे। इंट्राडे पे तो 30% ले रही है गवर्नमेंट अच्छा खासा। जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म पे भी टैक्स ज्यादा आ जाता है। हाँ, फिर 3 साल से ऊपर ले जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। जैसे बॉन्ड्स का भी लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो बॉन्ड में हमें क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म 3 साल के बाद आपने किया लॉन्ग टर्म में है, तो वो आपका जो है उसमें इंडेक्सेशन का प्रॉफिट होता है। एनसीडी में होता है। तो देखिए मेरे को लगता है इन बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन नहीं मिलती है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक में इंडेक्सेशन तो रहती है, बॉन्ड्स में शायद गवर्नमेंट इंडेक्सेशन नहीं देती। स्टॉक्स में देती है, 20% के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। वो इंडेक्सेशन रहती है, वो सीपीआई होता है, कॉस्ट प्रोडक्ट इंडेक्स होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, उसके बेस पे वो स्लैब कैलकुलेट होती है। हाँ। उसी बेस पे वो इंडेक्सेशन होती है। एनसीडी में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में। इंडेक्सेशन नहीं होती है, एनसीडीज में भी नहीं होती है इंडेक्सेशन ना। हाँ, पर फिर वो आपकी जो इनकम जनरेट हुई 3 साल के बाद, आपने जैसे विड्रॉ किया, आपने आपकी इनकम जनरेट हुई, वो आपकी अदर इनकम में फिर कैलकुलेट होगी। हाँ, मतलब कि ये तो एज ए कैपिटल गेन इनकम हो गया ना, मतलब अगर टैक्सेशन अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ गई। फिर आपका जो टैक्स स्लैब है उसी स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। आप 5%, 10%, 15%, जिसमें भी आप फॉल करते हो। मतलब ये अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो वो ना, वो उसमें रेट ऑफ वो फिक्स रेट है। शॉर्ट टर्म की ये रेट फिक्स है, तो वो फिक्स है, वो स्लैब के अंदर नहीं आता। अच्छा। ये उसमें बात नहीं, एनसीडीज में तो आ जाता है ना, आपको वो उन्होंने देना ही अदर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम से आपकी जनरेशन है, वो स्लैब में ही कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड्स होते हैं, ये स्टॉक्स होते हैं, तो ये कैपिटल गेन इनकम आती है। अच्छा। ठीक है, तो ये जब आईटीआर फाइल करोगे तो ये अदर सोर्स की इनकम में नहीं आएगा। ठीक। अदर सोर्स की इनकम अलग एक हेड होता है, जिसमें मिसलेनियस टाइप इनकम होती है, वो आती है। ठीक है। तो ये इसका मतलब कि कैटेगरी है कैपिटल गेन, इसके अंदर ये इनकम शो होती है। इक्विटी की तो होगी। हाँ, equity। एनसीडी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। एनसीडी के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसको स्लैब इनकम में ही चेक किया जाएगा, उसी के में फॉल करेगी, और आपको टैक्स जो आपका फाइल होगा उसी हिसाब से फाइल होगा। ये मैं कह नहीं सकता, मगर जैसे कि एनसीडी एक मतलब कि एज अ बॉन्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो मतलब इन्होंने ये तो उनको शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन के जो क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो रहा है इस पे, तो उस केस में तो ये कैपिटल तो 3 साल से ऊपर की एनसीडी लोगे तो कैपिटल गेन फॉल उसके अंदर हो जाएगा, कैपिटल के अंदर चला जाएगा लॉन्ग टर्म में। हाँ, तो फिर जब लॉन्ग टर्म में जाएगा तो फिर कैपिटल गेन वाली इनकम में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए वो रहता है। तो परफेक्ट पोर्टफोलियो में आपका 15% एनसीडी भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको पोर्टफोलियो रेगुलर स्टेडी इनकम से ग्रो करे, तो मिक्स इंस्ट्रूमेंट होना ज्यादा बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू एफडी। हाँ, एनसीडी बेटर आ जाता है। हाँ, क्योंकि देखो इक्विटी आपको पता ही है कि मार्केट कैसा रहता है। कैसे बहुत बहुत फैक्टर्स हो गए, जैसे अभी वॉर क्राइटेरिया बीच में चला था तो इक्विटी में बहुत ज्यादा फॉल आ गया था, दो रिकवर कर गया हमारा निफ्टी। आज भी शायद 25,000 को क्रॉस करके गया हुआ है। तो रिकवर बेशक कर जाता है, पर वो हार्ट अटैक वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एनसीडी सेफर साइड पे आ गया एज कंपेयर टू इक्विटी, और उसमें रिटर्न भी आपकी एक फिक्स आ गई। आपको पता है मेरे को इतना पैसा इसमें से आ जाना है। वही ना कि अपने सेफर साइड के लिए, जैसे कि 75-25 का कर लीजिए इक्विटी, 75 कर लीजिए, 25 मतलब कि बॉन्ड्स या मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट में कर लीजिए। तो मोस्ट ऑफ जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने फंड मैनेजर्स हैं, तो मोस्टली इस तरह का क्राइटेरिया अपनाते हैं। सारा इक्विटी में डालते, सारा मतलब इन्वेस्टमेंट डालते, तो मतलब मिक्स मतलब डाइवर्सिफाई करके रखते। तो फिर नटशेल में एक बात करें कि आप कंपनी के लेंडर बन जाते हैं एनसीडी में। इक्विटी में आप उसके इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी में आपका रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, रिटर्न्स भी ज्यादा हो सकती है, लॉस भी ज्यादा हो सकता है। एनसीडी में जब आगे आप उसके लेंडर हो, आपको जो एक फिक्स अमाउंट जो मिल रहा है, कंपनी का जो सेटल्ड अमाउंट है, जो उसमें आपने जब आपने डॉक्यूमेंट फाइलिंग हुई है, जो उन्होंने ऑफर रेट किया हुआ है, उसी रेट पे आपका ऑफर वो मिलेगा, और उसी रेट से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एंड जब आपका टाइम पीरियड खत्म होगा, आपका जो कैपिटल है वो एज इट इज आपका रिटर्न हो जाएगा, और आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन से कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो एनसीडी के बारे में इफ इनकेस आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और अगर इसमें इन्वेस्ट आप करना चाहते हो तो मेरा नंबर नीचे स्क्रॉल में चलता ही रहता है, मेरे चैनल पे भी वो नंबर मिला हुआ है। आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो हमें कॉल करके जरूर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू।